प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी हम लोग एक्सिस पर निकाले थे और इक्वेटर पर निकाले थे। ये दो चीज़ हो गया था। इक्वेटर पर इंटेंसिटी हमने आपको बताई थी कि मिनिमम होती है और एक्सिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इक्वेटर पर इंटेंसिटी और एक्सिस पर इंटेंसिटी का रेशियो भी हमने आपको बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि किसी भी डाइपोल के एक्सिस से जब आप धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है और इक्वेटर पर मिनिमम हो जाती है। फिर हम लोग आगे कल चर्चा हुई थी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाला जाए जो पॉइंट ना तो एक्सिस पर हो और ना ही इक्वेटर पर हो, तो यानी एट एनी पॉइंट। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकालने के पहले ज़रा एक छोटी चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं और क्या और तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहली चीज़ छोटी सी, इसको देख लीजिए। जैसे यदि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ ऐसे पॉइंट चार्ज का सिंबल बना के एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज बना देते थे, और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L लिख देते थे, या नहीं भी लिखिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हम बताए थे कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाने का एक तरीका है, और इसी तरीके से हम लोग दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो कहीं भी यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है तो एक तरीका तो यही है, ऐसे बना दीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाने का एक दूसरा भी तरीका है कि केवल एरो खींचकर उस पर P लिख दीजिए। वास्तव में ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। चूंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हो। तो हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। तो इस तरह तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते ही हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये हमको लगता है बढ़िया तरीका है। और यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनाया गया हो और पूछा जाए कि इस डाइपोल का पॉजिटिव पोल किधर है और नेगेटिव पोल किधर है, तो यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एरो से रिप्रेजेंट किए हो, तो इस डाइपोल का नेगेटिव पोल एरो के टेल की तरफ होता है और पॉजिटिव पोल एरो के हेड की तरफ होता है, ठीक है ना। तो यदि ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ना बनाकर ऐसे बनाया जाए तो भी काम चल जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोई डाइपोल ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो उसमें ज़रा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बताइए, तो इसका पॉजिटिव पोल टेल की तरफ, अरे नेगेटिव पोल टेल की तरफ और पॉजिटिव पोल हेड की तरफ होता है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का यही है। एक दूसरी बात, जैसे आप फर्स्ट ईयर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हो, ये फर्स्ट ईयर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको पढ़ाया गया है। और रिजोल्यूशन में सिंपली आपको ये बताया गया था कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए ऐसे दिया गया है आपको। अब इसको दो कंपोनेंट में आपको रिजोल्यूट करना है। तो एक कंपोनेंट हम एक्स एक्सिस की तरफ बना देते थे और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ बना देते थे, यानी एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो ये इस वेक्टर के दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट कर देते थे। मान लीजिए ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हो जाता था ये कास थीटा और ये कंपोनेंट हो जाता था ये साइन थीटा। चूंकि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंब है और ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है, इसलिए इसको AX से लिखते थे। ये भी वेक्टर ए का ही कंपोनेंट है लेकिन वाई एक्सिस के लंब है, इसलिए इसको AY से लिखते थे, ठीक है ना। तो यह रिजोल्यूशन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। तो यदि किसी वेक्टर को आप ऐसे रिजोल्यूट करते हो तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको कहते थे। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को यदि रिजोल्यूट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो उसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को एक मान लीजिए वेक्टर ए है तो एक cos थीटा, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को ए sin थीटा से लिखते थे। तो वेक्टर का ये रिजोल्यूशन आप पढ़े और हमने बताया कि इस रिजोल्यूशन को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये एक रिजोल्यूशन का तरीका है। रिजोल्यूशन का एक तरीका और भी है जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहोगे? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अब एक रिजोल्यूशन बताने जा रहे हैं, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, इसको रिजोल्यूट करना है दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आप जिधर चाहिए उधर ले लीजिए, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए इस वेक्टर ए को रिजोल्यूट करना है तो एक कंपोनेंट हमने इस तरफ ले लिया, ठीक। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इससे 90 डिग्री पर होगा, ये दूसरा कंपोनेंट। यदि ये वेक्टर इस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस वेक्टर के इस कंपोनेंट की वैल्यू ए cos थीटा हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए sin थीटा। तो ये भी एक रिजोल्यूशन का तरीका है, ये भी एक रिजोल्यूशन का तरीका है। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी वेक्टर को यदि रिजोल्यूट करना है तो उसका एक कंपोनेंट हम किसी भी तरफ ड्रा कर लें, लेकिन दूसरा कंपोनेंट उस पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी एक रिजोल्यूशन का तरीका है, ये भी एक रिजोल्यूशन का तरीका है। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिए। और पहली चीज़ जो हमने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि ऐसे कहीं बनाया गया हो तो उसे भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे, और रिजोल्यूशन यदि कहीं आता है तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो इनको दिमाग में रखिएगा। और अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी एक्सिस पर हम लोग निकाल लिए, इक्वेटर पर निकाल लिए। अब उसमें तीसरा पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी डाइपोल के कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू किसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। समझिए इसको। मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P है और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है वो। आपको एक पॉइंट A दिया गया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से r है, और जो पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है, और इसी A पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्लियर। आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट A दिया गया जहां आपको इंटेंसिटी निकालनी है। ये जो पॉइंट आपको दिया गया है इंटेंसिटी निकालने के लिए, ये पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर भी नहीं है, डाइपोल के इक्वेटर पर भी नहीं है, कहीं और है। और जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। आपको इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या किया जाए, इस डाइपोल मोमेंट P को दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट कर लिया जाए। इस डाइपोल के ड्यू टू पॉइंट A पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इस डाइपोल मोमेंट P को हम पहले दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट करेंगे। ये तरीका सबसे अच्छा है। तो दो कंपोनेंट में जब रिजोल्यूट करेंगे
तो एक कंपोनेंट मान लीजिए हम इस तरफ ले लिए। अभी आपको बताए हैं कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो एक और तरीका है कि एक कंपोनेंट आप जिधर चाहें उधर ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस डाइपोल मोमेंट को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट मैंने इस तरफ ले लिया और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वह इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी p cos थीटा और इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी p sin थीटा, यानी p cos थीटा और p sin थीटा ये दोनों वेक्टर p के कंपोनेंट हैं। यानी जो डाइपोल हमको दिया गया था उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था p। अब ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग किए कि इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट p को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक कंपोनेंट p cos थीटा और एक कंपोनेंट p sin थीटा। तो p cos थीटा और p sin थीटा दोनों p के कंपोनेंट हैं, लेकिन हम मन में इस p cos थीटा और p sin थीटा कंपोनेंट को हम मन में मान लिया जाए, मान लें कि ये दो डाइपोल हैं। हालांकि ये डाइपोल नहीं है, ये दोनों वेक्टर p के रिजॉल्विंग कंपोनेंट हैं, लेकिन मान लिया जाए मन में कि ये दोनों एक एक डाइपोल हैं। अब मान लीजिए ए पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर इंटेंसिटी एक बार इस कंपोनेंट या इस डाइपोल के ड्यू टू निकालेंगे, फिर एक बार ए पर इंटेंसिटी इस डाइपोल या इस कंपोनेंट के ड्यू टू निकालेंगे। और निकालने के बाद हमने बताया है कि जब भी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो देख लीजिए उसके आसपास कितने चार्ज हैं या कितने डाइपोल हैं, सबके ड्यू टू बारी बारी से इंटेंसिटी निकालकर मैग्नीट्यूड भी लिखिए और डायरेक्शन भी लिखिए। ये बात मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के आसपास आप देख रहे हो कि दो डाइपोल है, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा। अब हम ए पर इंटेंसिटी निकालने के लिए एक बार इस डाइपोल के ड्यू टू निकालेंगे, एक बार इस डाइपोल के ड्यू टू निकालेंगे और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और फिर डायरेक्शन भी शो करेंगे। तो पहले डाइपोल जो p cos थीटा है, जिसका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, उसके ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकाला जाए। तो हम लिखेंगे द इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू डाइपोल मोमेंट p cos थीटा। अब इस p cos थीटा को इस कंपोनेंट को हमने एक डाइपोल मान लिया। अब इसी डाइपोल के ड्यू टू हम ए पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आप सीधा देख रहे हो कि जहाँ पे इंटेंसिटी हमें निकालना है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है। इसे हम एक डाइपोल मान लिए हैं, तो जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है वो पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है। तो इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर जो इंटेंसिटी पढ़े हैं वही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर ही है। इसलिए इस डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम वही फार्मूला जो पीछे डिराइव किया गया है कि डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी को हम E1 मान ले रहे हैं, ठीक। तो इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी E1, तो चूंकि ये पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। तो 2, अब चूंकि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p ना होकर p cos थीटा है, इसलिए p की जगह p cos थीटा/r³ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको पिछले हेडिंग में हम पढ़ाए हैं ना कि कोई डाइपोल हो तो उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का ये फार्मूला है 1 E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। उसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है। क्यों किया है? क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है वो इस डाइपोल के एक्सिस पर है, इसलिए इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालते समय एक्सिस वाला फार्मूला यूज करेंगे।
या आप इसको चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल k लिख दीजिए इंटू 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब हमने बताया था कि किसी के ड्यू टू भी कहीं इंटेंसिटी निकालिए तो मैग्नीट्यूड तो लिखिए ही, फार्मूला तो लिखिए ही, लेकिन तुरंत डायरेक्शन भी शो कीजिए। तो अब इस डाइपोल के ड्यू टू एक्स इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम कल ही आपको बता चुके थे कि किसी डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी एक्सिस के अलांग होती है और इक्वेटर पर इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर हमने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, डायरेक्शन भी शो कर दिया। अब चूंकि इस वेक्टर p को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे, p cos थीटा एक p sin थीटा, तो इसके ड्यू टू तो यहाँ इंटेंसिटी निकाल लिए। अब हम इसके ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अब आप देखिए, यदि इस कंपोनेंट को भी हम एक डाइपोल मान लें इसको, तो ये पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटर पर पड़ रहा है सीधे। जैसे बताया था ना कि ये डाइपोल हो तो इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन एक्सिस होती है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटर होता है। तो आप इस डाइपोल मोमेंट p का ये जो कंपोनेंट है p sin थीटा, जिसको हमने कहा मन में एक डाइपोल मान लीजिए, तो इस डाइपोल के एक्सिस इक्वेटर पर एक पॉइंट है, इसलिए इस डाइपोल के ड्यू टू जब a पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो इक्वेटर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेम एज the intensity at A due to P sin थीटा। तो इसके ड्यू टू A पर इंटेंसिटी को हम E2 मान ले रहे हैं। तो आपको पढ़ाया गया है कि किसी डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। लेकिन इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P ना होकर P sin थीटा है, इसलिए हो जाएगा P sin थीटा अपॉन R क्यूब। जैसे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह k लिख दिए हो, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो। E2 = k इंटू P sin थीटा अपॉन R क्यूब। अब इस डाइपोल के ड्यू टू भी यहाँ इंटेंसिटी निकल गई। अब इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। अब डायरेक्शन की बात है तो किसी भी डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होता है। तो चूंकि इस डाइपोल की एक्सिस ये है, इसलिए इंटेंसिटी इसके पैरेलल हो गई, दो इंटेंसिटी हो गई। अब यदि ये पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि यदि किसी डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो डाइपोल आपको दिया गया है उसके डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट उसी तरफ रखिए जहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे कि जब इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए तो एक कंपोनेंट P cos थीटा आया, एक कंपोनेंट P sin थीटा आया। जो ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, इसको दो अलग अलग कंपोनेंट ना मान के दो डाइपोल मान लीजिए। तो एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। अब आपको क्या करना है, इस डाइपोल के ड्यू टू एक बार ए पर इंटेंसिटी निकाल लीजिए, एक बार इस डाइपोल के ड्यू टू निकाल लीजिए। चूंकि इस डाइपोल के ये एक्सिस पर पॉइंट है, इसलिए जब इस डाइपोल के ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी निकालोगे तो एक्सिस वाला फार्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। फिर इस डाइपोल के ड्यू टू जब यहाँ निकालोगे तो ये पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटर पर है, इसलिए इस डाइपोल के ड्यू टू यहाँ इंटेंसिटी निकालने के लिए इक्वेटर वाला फार्मूला लगा देंगे। और इक्वेटर वाला फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। लेकिन चूंकि इसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, इसलिए P की जगह P sin थीटा लिख दिया। अब पॉइंट ए पर दो इंटेंसिटी हो गई, एक E1 और एक E2, और चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं
इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे नेट इंटेंसिटी एट ए, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 की ये वैल्यू और E2 की ये वैल्यू दोनों इसी में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब E1 की वैल्यू रखिए, तो E1 की वैल्यू है K इंटू 2P cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू रखिए K इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब आप सिंपली सॉल्व कीजिए, तो इसका स्क्वायर खोल दोगे तो ये हो जाएगा 4P स्क्वायर K स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपॉन आर पर 6 प्लस P स्क्वायर K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर टू द पावर 6। अब इसमें देखिए r पर 6 बाहर आ जाएगा, r क्यूब हो गया, P स्क्वायर बाहर आएगा, P हो जाएगा, K स्क्वायर बाहर आएगा, K हो जाएगा। अंडर रूट में बच गया 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं के पी अपॉन आर क्यूब। 4 कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो ये और के की जगह चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एट एनी पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो जो ना तो डाइपोल के एक्सिस पर हो ना ही इक्वेटर पर हो, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, बशर्ते जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो डाइपोल से कितना दूर है ये आर पता होना चाहिए, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हो उससे डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रही है ये पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ और पूछा जाता है कि डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट जो इंटेंसिटी निकाले हो उसका डायरेक्शन क्या है। तो मान लीजिए कि हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वह E2 के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक, तो अब डायरेक्शन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का निकालना है तो आप सिंपल निकाल लीजिए। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो इसमें यदि मान लिया जाए कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर E2 के साथ E2 या E1 किसी के साथ ले सकते हो, तो यहाँ लिख दिया हमने लेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E makes angle phi with vector E2, then चूंकि हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो हमने मान लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर E2 के साथ फाई एंगल बना रही है या E1 के साथ, किसी के साथ एंगल मान लीजिए, उसमें कोई बात नहीं। अब आपका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इसमें tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये E1 के बराबर होगा और बेस E2 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan phi इज इक्वल टू
E1 अपान E2। अब E1 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 2p cos थीटा अपान r3। E2 की वैल्यू रखिए 1/4πε0 p sin थीटा अपान r3। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 cos थीटा अपान साइन थीटा यानी 2 tan थीटा। ये वैल्यू हो गई आपकी tan फाई की, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा। इस तरह किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी पूछा जाए तो उसे भी हमने बता दिया, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो पोल के ड्यू टू इंटेंसिटी एक्सिस पर, इक्वेटर पर और एट एनी पॉइंट, ये तीनों चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब कल आपको हम बताएंगे टार्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन टू रोटेट से डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो कौन कौन सी घटना होती है, ये हेडिंग हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।